एक ऐसा क्रू जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हजारों लोग आराम से सो के बैठ के मूवी देखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ एक जगह से बैठ के दूसरे जगह पहुंच जाएं, या फिर हमारे आपके दैनिक जीवन की जो एसेंशियल गुड्स हैं वो बिना डिले एक प्लेस से दूसरे जगह पहुंच जाएं। जिस क्रू की ये जिम्मेदारी होती है उस क्रू का आप हिस्सा होते हो। जी नमस्कार। हम आज जिसके प्रोफाइल की बात करने जा रहे हैं वो आपने देख ही लिया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे काम क्या होता है, कैसे होता है, कितना हेक्टिक होता है, पैसा कितना होता है, फैसिलिटी क्या मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है। इन सभी बातों को हम वन बाय वन करके आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन कर लें तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी एग्जाम इसका आया हुआ है, बनाने का पर्पज ये है कि थोड़ा सा आप मोटिवेट फील करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अगर हमको पता हो कि भाई ये कर लेंगे तो हमारा कौन कौन सा सपना पूरा हो जाएगा तो आदमी थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है। और एक बात की गारंटी मैं स्टार्ट करने से पहले दे रहा हूं, इस पोस्ट में पैसा बहुत है। अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए तैयार हो तो आपको फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताते चलता हूं, क्योंकि अभी आई है नई वैकेंसी तो आपको पता है, पता भी होगा, नहीं पता होगा तो पढ़ लेना, पता चल जाएगा। हालांकि ज्यादा हम कंसंट्रेशन प्रोफाइल के बारे में करेंगे। फिर भी 2 टेस्ट होता है, CBT 1, CBT 2। CBT 2 में थोड़ा टेक्निकल पोर्शन भी होता है, ट्रेड टेस्ट भी होता है। बाकी दोनों पेपर आप पहले के जो बच्चे दिए हुए हैं या पहले के पेपर मिल जाएंगे या सैंपल पेपर मिल जाएंगे, वहां से देखोगे तो आइडिया चल जाएगा। बहुत हार्ड नहीं होता है, पढ़ोगे तो हो जाएगा। टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और आपका मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में कुछ वेटिंग लिस्ट भी होती है और वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होती है। इससे पहले जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें काफी लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, तो आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना है, पहले मेरिट लिस्ट में जाने की कोशिश करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मेरिट लिस्ट में पहुंच गए, उसके बाद प्रोफाइल आपकी स्टार्ट होती है। क्या क्या होता है भाई? ज्वाइनिंग होती है आपकी, आपको एक डिवीजन मिलता है। पहले ही डिवीजन भरना होता है कि आप कौन से डिवीजन से अप्लाई कर रहे हो, पर इस बात की 100% श्योरिटी नहीं होती है कि जिस डिवीजन में आप अप्लाई करोगे आपको वही डिवीजन मिलेगा। 100% नहीं होती है पर 90% होती ही है। एक्सेप्शनल ऐसे केसेस होते हैं कि आपने किसी डिवीजन में अप्लाई किया पर आपको पोस्टिंग कोई और डिवीजन में मिल गई, पर ये इनिशियली ही होता है, एक ही बार होता है शुरू में। किसी रीजन बस वो डिवीजन आपको नहीं मिल पाया तो दूसरा डिवीजन एलोकेट हो जाता है, पर ज्यादा चांसेज होता है कि जो डिवीजन आपने भरा है वही आपको मिलेगा, तो ध्यान से भरना है फॉर्म। सिलेक्शन हो गया, कौन से डिवीजन में हुआ ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद आपकी आती है ट्रेनिंग का पीरियड। सबसे पहले जैसे कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे होता है, वेस्ट जोन की जो ट्रेनिंग है, पहले नॉर्थ का भी होता था, ये उदयपुर में होती है। उदयपुर में 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपके ट्रांसपोर्ट डिटेल जो होता है, जैसे रूट की ट्रेनिंग, सिग्नलिंग जैसे है, उसका जो कुछ रेलवे का बेसिक डिटेल है वो आपको सिखाया जाता है। रूट की मैं बताना शायद भूल गया, ALP में 2 चीजें बेसिकली होती है। एक है कि आपकी पोस्टिंग हो जाए रनिंग स्टाफ में। रनिंग स्टाफ मतलब ऐसे लोग जो ट्रेन को रन कराने से एसोसिएटेड हैं। दूसरा होता है कुछ लोगों की कंट्रोल ऑफिस में भी ड्यूटी लग जाती है। कंट्रोल ऑफिस की ड्यूटी थोड़ी हैक्टिक कम होती है, मतलब एक शेड्यूल होता है कि भाई आपको 8 से 9 घंटे जॉब करना है, इस फिक्स टाइम पे जॉब करना है, फिर छुट्टी है, सो जाना है। पर जो रनिंग स्टाफ होता है उसका ट्रेन के हिसाब से काम होता है। उसकी प्रोफाइल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर रनिंग स्टाफ में पैसे ज्यादा मिलते हैं, उनको अलावेंसेस ज्यादा मिलते हैं। जो जनरल स्टाफ है या कंट्रोलिंग स्टाफ है उसके बेसिक पे में 1.3 का मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद TA, DA, HRA उसके बाद से ऐड होता है। फिर इसके बाद अलावेंसेस मिलते हैं पर किलोमीटर का, ओवर टाइम का, और जनरली सबको ओवर टाइम करना पड़ता है आज का जो सिनेरियो है, और ओवर टाइम का अच्छा खासा पैसा मिलता है, और आपका जो पर किलोमीटर का पैसा होता है वो भी मिलता है। वो सब बताऊंगा आपको, बस सत्य मेरे बताने का पर्पज था, बीच में रुक गए थे ना। तो 2 जगह पोस्टिंग होती है, रनिंग स्टाफ में हो सकती है या फिर कंट्रोल ऑफिस में हो सकती है। कंट्रोल ऑफिस मतलब जहां पे चीजें कंट्रोल की जाती हैं, आपके ट्रैफिक का तो नहीं कह सकते पर जो टेक्निकल है, टेक्निकलिटी का, जैसे मान लीजिए इंजन में कोई खराबी हुई
तो आप कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करोगे कि भाई ये माल फंक्शनिंग आ रहा है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो कंट्रोल ऑफिस, टेक्निकल कंट्रोल ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, जनरली लोगों की पोस्टिंग रनिंग स्टाफ में होती है, लोग करना भी चाहते हैं क्योंकि पैसा मोटा है। ठीक है, पैसे के लिए ही गए हैं तो क्यों नहीं करेंगे भाई, थोड़ा हेक्टिक जॉब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जॉब के बारे में बताता हूं, उससे पहले आपकी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। तो आपकी ट्रेनिंग हो गई, सिग्नलिंग विग्नलिंग का पता चल गया, आपको रूट का पता चल गया। उसके बाद इंजन की ट्रेनिंग, क्योंकि इंजन चलाना है ना आपको, हालांकि चलाओगे तब जब लोको पायलट बनोगे। और एक एएलपी को, असिस्टेंट लोको पायलट को, लोको पायलट बनने में 9 से लेके 12 साल लग जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि कौन से डिवीजन में हो, क्या डिफिशियंसी है, जरूरत कितनी है, उसके बेसिस पे प्रमोशन होता है। पर ये टाइम स्पैम है, इतना लग जाता है, तब जाके ट्रेन चलाने को मिलती है। कैसे मिलेगी वो प्रमोशन में देखेंगे, बट हाँ टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके इंजन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का पर्पस बता रहा हूं इसलिए होती है, जैसे कार चलाते हो तो आपको कार का बिगड़ जाए तो थोड़ा आइडिया तो रहे, तो बेसिक नॉलेज आपको इंजन का दिया जाता है। 1 महीने आपको डीजल इंजन, आईसी इंजन के बारे में डिटेल पढ़ाया जाता है, जो जो कंपोनेंट्स वहां पे यूज किए जाते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, टर्बो शूटिंग पढ़ाया जाता है, कुछ खराब हुआ बेस मतलब थोड़ा बहुत तो आप खुद कर लो, रिपोर्टिंग कैसे करना है, ये सारी बातें। क्योंकि अब ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन आ गए हैं, तो 2 महीने उसकी भी ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है। यहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है खत्म, फिर आपको भेज दिया जाता है रूट ट्रेनिंग में। फिर आप चले जाते हो अपने डिवीजन में, लॉबी में, जहां पे आपकी पोस्टिंग थी, वहां पे आपको ट्रिप के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि किसी की पोस्टिंग अहमदाबाद डिवीजन है तो उसको अहमदाबाद से सूरत का रूट दे दिया गया, और उसको 3 ट्रिप दिया जाता है कि भाई तुम जो लोको पायलट हैं, एएलपी जो पहले से जॉब कर रहा है वहां पे, और एक लर्निंग वाला एएलपी, इसको लगा दिया साथ में, बेटा तुम भी जाओ, देखो कि लोग कैसे ट्रेन चला रहे हैं, कैसे सिग्नल का कॉल आउट हो रहा है, लोको पायलट को कैसे एएलपी असिस्ट करता है, लोको पायलट का काम थोड़ा समझो, ग्राउंड पे समझो, वो चलता है। उसके बाद 3 ट्रिप होती है, जरूरी नहीं कि 3 ट्रिप ही रहे, इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको 1-2 ट्रिप एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, पर वो समझ में आ जाता है, लोग नोट्स बना लेते हैं, भाई ये सिग्नल आते हैं, ये नंबर है, सिग्नल नंबर, ये सारी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि वही एएलपी का काम होता है, लोको पायलट को असिस्ट करना काम होता है आपका। ठीक है, इससे पहले मैं बताना भूल गया कि जो आपकी पहली ट्रेनिंग हुई ना इंजन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसका भी एक एग्जाम होता है, पर जनरली लोग वहां पे पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है सिलेक्शन के बाद। ठीक है, ये जो आपकी रूट ट्रेनिंग हुई है, इसके बाद भी आपकी एक कंपिटेंसी टेस्ट होता है, वो भी पास करना होता है, 5 से 10 मिनट का होता है, सब लोग पास कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आप फुल्ली तैयार हो आपका जो फंक्शन है एएलपी का करने के लिए। ठीक है, अब आप एएलपी बन गए, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट विथ ट्रेनिंग और लर्निंग बेसिकली आपकी तैयार हो चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई जॉब कैसे करना होता है। तो जॉब कुछ ऐसे होता है कि 14 डेज का आपका रोस्टर होता है, जिसमें तो 2 डेज हॉलिडे में चले जाते हैं, पर जो 12 डेज बचता है उसमें 104 आवर की आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी रहती है। इसके बाद जितने आवर की आप ड्यूटी करते हो उसका आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। वो क्या होता है भाई, वो होता है आपके बेसिक पे डिपेंड करता है वो, और डिवीजन पे भी डिपेंड करता है, पर वो जनरली मैं बता रहा हूं एएलपी के लिए 3 से 350, और जो इससे ऊपर वाले स्टाफ हैं उनको 400, 500, 600, 800, 900 डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका बेसिक पे क्या है, सीनियरिटी क्या है, उसके बेसिस पे वो तय किया जाता है, उनका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप 300 से 1000 के बीच मान लीजिए आपको कुछ मिलेगा। एएलपी हो तो 350 के आसपास आपको मिलता है शुरू में जब आप ज्वाइन करते हो। वो पर आवर का एक्स्ट्रा है, वो पूरे रोस्टर का काउंट कर लिया जाएगा, आपने इतना एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है वो जुड़ जाएगा आप में। ठीक है, इसके अलावा सैलरी के अलावा ये आपका हो गया पर आवर का एडिशनल। क्या ये सबको करना ही पड़ता है? जनरली करना पड़ता है। अभी का जो सीन है, जितने लोगों से मैंने बात किया जो भी लोको पायलट हैं, सभी कह रहे हैं किसी भी डिवीजन में हो कि करना ही पड़ता है, सबका ओवर टाइम बनता ही बनता है। ऑन एन एवरेज कितना बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद एक बार 8 से 9 घंटे की जनरली आपका डेली का शिफ्ट होता है। इसके बाद आपको 16 आवर का रेस्ट होता है। उसके बाद दूसरा कॉल आपको आता है, पर वो पहले भी आ सकता है जहां पे आप ट्रेन को छोड़ते हो। ठीक है, मान लीजिए यहां से आपकी इस स्टेशन तक ड्यूटी जहां पे छोड़ते हो, पूरे क्रू मेंबर, मतलब क्रू कैसे रहेगा मैंने बताया शायद नहीं,
लोको पायलट रहेगा, एएलपी रहेगा, गार्ड, ये साथ में ड्यूटी इनकी लगती है। तो उस स्टेशन पे पूरी फैसिलिटी होती है, जहाँ पे आप छोड़ोगे वहाँ पे आपका नॉमिनल चार्ज पे खाना पीना रहना सोना सब फ्री होता है, खेलने उलने की चीज़ें होती हैं, पर वहाँ पे मोबाइल यूज करना नहीं होता है। कभी कभी इंस्पेक्शन भी आता है कि भाई जो आपका रेस्ट टाइम दिया गया है आप उसमें रेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं दोबारा ड्यूटी में जाओ और काम खराब हो जाए थके रहो तो उसमें आपको सोना होता है। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई आपको अपने हिसाब से शेड्यूल से आप नहीं सो पाओगे कि भाई मैं डेली 6 बजे 8 बजे सुबह उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ। ये चांस जब भी आपकी छुट्टी मिली, मतलब जहाँ पे आप ट्रेन को छोड़ोगे उसके बाद आपको सोना होता है, वो दिन में 12 बजे भी हो सकता है, रात में 2 बजे भी हो सकता है, उसके 16 घंटे बाद आपको कॉल आउट फिर से आ सकता है कि भाई आपकी ड्यूटी यहाँ पे है, आपको यहाँ पे आ जाना है। आ गया, आपने रिसीव कर लिया, आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई बीच में ट्रेन छोड़ के जब हम ऑफ टाइम में हैं, जब रेस्ट करना है तो कहीं मजे ले रहे हैं और बोले मजा ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, ये सब नहीं चलता है। रिपोर्ट ऑन ड्यूटी मतलब रिपोर्ट ऑन ड्यूटी होता है, एकदम स्ट्रिक्टली, नहीं तो एक्शन होगा, उसमें कोई डाउट वाली चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है रेस्ट का टाइम। उसके पहले भी जनरली मतलब उसे कहते हैं ना ब्रीच कर दिया गया आपके रेस्ट को। तो जनरली जो शुरू वाले एएलपी होते हैं ना, इनका पैसेंजर ट्रेन में ड्यूटी नहीं लगता है, आपकी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें चल रही होती हैं गुड्स ट्रेन में। तो जनरली गुड्स ट्रेन का जब देखते हो लेट लतीफी तो रहती है, जो मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जनरली जो कहते हैं कि ब्रीच ऑफ रेस्ट होता ही होता है, पहले बुला लेते हैं, ये चीजें चलती हैं, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन में इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे सेफ्टी इशू होता है, वहां पे आपकी पोस्ट मतलब वहां पे आप कर रहे हो तो कम चांसेज होंगे, पर गुड्स वाले में होता है। तो जनरली शुरुआत आपकी गुड्स से ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि भाई जितना आप एडिशनल करोगे वो पर आवर के चार्जेस मिल जाएंगे। इसके बाद कितना किलोमीटर आपने रन किया है उसके भी आपको एडिशनल चार्जेज मिलते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा मिलेगा, पर वो भी मान लीजिए 3 रुपीज से लेके 6 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। यही सब एडिशनल बेनिफिट है रनिंग स्टाफ के, जो मैं बता रहा हूं आपको। एक्स्ट्रा ओवर टाइम वहां पे नहीं मिलता है जो कंट्रोल ऑफिस में होते हैं, पर किलोमीटर का चार्ज वहां पे नहीं मिलता है जो कंट्रोल ऑफिस में होते हैं, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे रनिंग स्टाफ में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा हो जाता है। अब आप कहोगे ये भी तो बता दो कितना पैसा होता है अच्छा खासा, वो कितना अच्छा खासा है वो बताएंगे प्रमोशन के साथ कि कैसे आपका प्रमोशन होता है और फिर कितना पैसा आपको मिलता है। एक चीज और बताते चलूं कि आपको छुट्टियां कितनी मिलती हैं। 10 मिलती है आपकी सीएल कैजुअल लीव, जो आप यूज नहीं करोगे तो लैप्स हो जाएगी। 30 मिलती है लीव ऑन एवरेज पे, मतलब जो आपका बेसिक के हिसाब से जो पैसा आपको मिल रहा होगा वो 30 डेज एक साल में उतना मिलेगा। फिर आपको 10 मेडिकल लीव मिलती हैं और 10 आपको मिलता है जनरली नेशनल हॉलिडे। कैलेंडर आता है उनका, वो कम भी हो सकता है, 10 मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि 10 ही होता है, कम ज्यादा हो सकता है, ऑन एवरेज 10 तक पहुंच जाता है नेशनल हॉलीडेज, तो वो आपको मिलते हैं। तो ये कुल जमा पूंजी आपकी छुट्टी की हुई, ये सारी पेड लीव है, इसमें आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। अब आप एक बेसिक बैकग्राउंड समझ गए हो कि आपका क्या सैलरी, अभी तो नहीं समझे पर क्या काम रहेगा वो समझ गए। अभी प्रमोशन डिस्कस करेंगे ना, उसके साथ साथ आपका काम भी डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। बन जाते हैं एएलपी। तो ट्रेनिंग के बाद आप गुड्स के एएलपी बन गए। कितनी सैलरी होती है भाई, यहाँ पे 40 से लेके 45 हजार रुपया सैलरी होती है आपकी, जो बेसिक के हिसाब से होती है। पर ये मान के चलिए कि मिनिमम 10 से 12 के आज के सीन में जितने लोगों से मैंने बात की, अगर बहुत खराब डिवीजन नहीं है जहां पे एकदम से ट्रैफिक ही नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए तो जनरली 10 से 12 हजार आपको एडिशनल अलाउंसेज मिल जाते हैं, पर किलोमीटर का, एक्स्ट्रा आवर का, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एलपी के आप ये समझ लो कि 3 से लेके 5 साल के बाद जनरली हम ये कहते हैं कि सीनियर एएलपी बनना होता है। सीनियर एएलपी भी ये प्रमोशन इस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोई बच्चा आपके साथ सेलेक्ट हो और किसी ऐसे डिवीजन में हो जहां पे सीनियर एएलपी नहीं हो, तो उसका प्रमोशन आपसे जल्दी हो जाए और आपका डिले हो। जरूरी नहीं कि सब लोग साथ में गए तो सबका साथ में प्रमोशन होगा। जनरली जो 20% जो स्टाफ है उस डिवीजन का, वो सीनियर एएलपी रहेगा, ठीक है। जितना टोटल की कैपेसिटी है उसका 20% सीनियर एएलपी रहेगा। तो ये डिफिशियंसी के बेसिस पे प्रमोशन होता है, ऐसा कुछ ये फिक्स नहीं है कि इतना ही पे होगा। तो सीनियर एएलपी बन जाओगे आप।
सीनियर एएलपी की जो सैलरी होती है ये होती है आपकी 50 से लेके 55। ये भी क्योंकि एचआरए भी वेरी करता रहता है ना, उसके हिसाब से तो मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। और यहां पे भी 10 से लेके 15,000 का आपका जो एडिशनल मिल जाता है पर किलोमीटर, और उसका वो चार्जेज आपको मिल जाते हैं सीनियर एएलपी का। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो लोको पायलट शंटर। लोको पायलट शंटर, शंटर समझ रहे हो? वो बेसिकली वो लोको पायलट जो गाड़ी यार्ड से और स्टेशन के बीच की रनिंग का करते हैं काम। मतलब गाड़ी या इंजन को मतलब कोई ऐसा इंजन है जिसका मेंटेनेंस करना है, गाड़ी को स्टेशन से यार्ड में लेके जाना है, मूवमेंट जो होता है ना यार्ड और स्टेशन के बीच का मूवमेंट, उसे हम कहते हैं। तो वो वाला आ जाता है। यहां पे आपको मतलब गाड़ी चलाने के लिए मिल जाती है। यहां तक आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं मिलती है भाई, बस आपको असिस्ट करना रहता है लोको पायलट को, और कुछ नहीं। ये जब मिलोगे तो वो मूवमेंट के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगी वहां पे। यहां पे थोड़ा ओवर टाइम का कम रहता है, ठीक है। पर सैलरी 65 से, सैलरी आपके 65 से 70 के आसपास पहुंच जाएगी। और कुछ एडिशनली आप समझ सकते हो 7 से लेके 10-12 हजार तक डिपेंड करता है, ये आपको एडिशनल पैसे मिल जाते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा आवर वर्किंग का हो और किलोमीटर का हो। तो ये आपको एलपी लोको पायलट सेंटर का हो गया। इसके बाद ये टाइम कितना होता है ये डिपेंड करता है, 4 से 6 कुछ भी हो सकता है। जनरली एएलपी से लोको पायलट बनने में लोको पायलट गुड्स बनते हैं। गुड्स ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं। लोको पायलट जब आप बनोगे ना इसके बाद प्रमोशन के बाद, तो पैसेंजर का नहीं गुड्स का ही बनोगे। तो लोको पायलट गुड्स बन जाते हैं। ये जनरली स्टैंडर्ड टाइम पीरियड माना जाए तो 10 साल के आसपास का होता है। तो यहां पे हम मान सकते हैं 3 से लेके 4 साल, यहां पे हम मान सकते हैं 2 से लेके 2 to 3 इयर्स का ये टाइम स्पैन हो गया आपका। ये भी डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर कि कैसे डिवीजन में प्रमोशन है, क्या वैकेंसी है, क्या डेफिशिएंसी है, कितने लोग चाहिए, कितना बड़ा स्टाफ है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो आप लोको पायलट बन गए गुड्स, मतलब वो ट्रेन चलाने का। अब यहां पे असली मजा है। कुछ लोगों को लोको पायलट गुड्स बहुत पसंद है, जिनको पैसा कमाना है। जिनको पैसा नहीं कमाना है, थोड़ी सी सेटल्ड लाइफ चाहिए, उनको लोको पायलट पैसेंजर ठीक है। पर लोको पायलट पैसेंजर तो पहले देते नहीं है। बहुत सारे लोग लोको पायलट गुड्स ही रह जाते हैं, 5 साल 8 साल 10 साल लोको पायलट पैसेंजर नहीं बन पाते हैं। पर बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आपको पता है कि गुड्स ट्रेनें काफी हमारे देश में लेट चलती हैं, कहीं भी उनको रोक दिया जाता है, तो उसमें ओवर टाइम बहुत मिलता है, किलोमीटर भी आपका ठीक ठाक रन कर जाता है। तो वो दोनों अलाउंसेज ह्यूज बनते हैं। पैसेंजर में क्योंकि सेफ्टी इश्यूज होते हैं तो बहुत रेयर इन द रेयरेस्ट होता है कि वहां पे आपका ओवर टाइम बने। किलोमीटर तो बनेगा पर ओवर टाइम की पॉसिबिलिटी वहां पे ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो भाई फिर तो गया, इंक्वायरी हुई और मतलब अगर गड़बड़ पाए गए तो किसने बुलाया था, ओवर टाइम किसने दिया था, बहुत बवाल होता है। तो कोई देना नहीं चाहता है। यहां पे क्या होता है भाई, मैं बता ना, कॉल आउट जो आपका आता है 16 घंटे का रेस्ट होता है। यहां पे जो लोको पायलट गुड्स है ना, इनकी जिंदगी बहुत हेक्टिक होती है। पैसा तो खूब है, एक लोको पायलट 1.25 लाख से लेके 2-2 लाख तक कमाते हैं पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। और क्लास 1 की पोस्ट नहीं है, जो अधिकारी होते हैं ना उनसे भी ज्यादा सैलरी हो रही होती है इनकी, पर वैसी नौकरी भी है भाई। आप मान लो सुबह के 6 बजे आपकी ड्यूटी पूरा हो गई, अब 6 बजे नींद आए आपको नहीं आए, पर खा पी के आपको सोना है, क्योंकि अगले 16 घंटे बाद फिर कॉल आउट हो सकता है, उसके पहले भी बुलाया जा सकता है आपको। तो मतलब ना फिर पता था दूसरे दिन जरूर नहीं कि सुबह 6 बजे आप छूटोगे, फिर इस तरीके से ना बहुत हेक्टिक जॉब रहती है। तो जनरली लोग नहीं करना चाहते हैं। जिनको पैसे की बहुत जरूरत है वो खुशी खुशी करते हैं। तो ये लोको पायलट एंड गुड्स की थोड़ा सा है इशूज, ठीक है। और ओवर टाइम भी खूब करना पड़ता है। पता चले आपकी ट्रेन रुकी पड़ी है, कई बार होता है। पैसेंजर में आप कहोगे कि अगर लोको पायलट पैसेंजर बन जाते हैं तो उसमें ज्यादा नहीं मिलता ओवर टाइम, नहीं मिलता है, कभी कभी मिल भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका रेस्ट टाइम चल रहा है और आपको कॉल ही नहीं आ रहा है भाई, तो 16 घंटे के आराम 20 घंटे हो गए, तो वो जो पीरियड है 4 घंटे का उसका मिलता है आपको, ठीक है।
वो भी उनका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, बट हाँ उसका मिलता है। तो ये लोको पायलट आपके गुड्स हो गया। इसके कितना टाइम बाद लोको पायलट आप पैसेंजर बनोगे आप, ये भाई फिक्स नहीं होता। तो जो पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं ना, वो 12 साल बाद बन रहे हैं, 15 साल बाद बन रहे हैं, 18 साल बाद बन रहे हैं, सर्विस के बता रहा हूं, इतने सर्विस के कब बन रहे हैं पता नहीं। ये बन गए आप लोको पायलट। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे आपको एक्सप्रेस गाड़ी दे देंगे, सुपर फास्ट दे देंगे, नहीं। सबसे पहले मिलेगी आपको पैसेंजर, पैसेंजर में शॉर्ट रूट की पैसेंजर, फिर लॉन्ग रूट की पैसेंजर, फिर पैसेंजर में भी सुपर फास्ट पैसेंजर्स होती हैं, फिर इंटरसिटी एक्सप्रेसेस होती हैं, फिर लॉन्ग रूट एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, फिर सुपर फास्ट। ये भी प्रमोशन के हिसाब, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ट्रेनें दी जाती हैं। फिर लॉन्ग रूट की हो गई, फिर सुपर फास्ट हो गई, फिर वीवीआईपी ट्रेनें हो गई, जैसे राजधानी हुई, आपकी शताब्दी हुई, बाकी जो नई ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनें हो गई। पर यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, मतलब हार्डली 10% जिनको कम एज में लोको पायलट की जॉब मिल गई थी और फिटनेस ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है उनका। तो अब आप कहोगे सर ये बीच में ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो इसमें लोको पायलट की जिम्मेदारी तय होती है क्या? जनरली नहीं होती है, बहुत ना के बराबर चांसेज होते हैं। लोको पायलट को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई आपकी ट्रेन की इतनी स्पीड इतना रखना है। अगर आपने इंटेंसली ट्रेन स्लो चलाया है, किसी ने कंप्लेन किया है, तो पूरा हिस्ट्री आपका निकाला जाता है कि देखो भाई ये ट्रेन स्लो चला रहे थे, तो फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि ट्रेन की स्पीड अगर इतना है तो तुमने स्लो क्यों चलाया। तो वो सब एक्सप्लेनेशन देते हैं। जनरली डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं तो ज़्यादा इशू होता नहीं। मान लीजिए अब कई लोग कहते हैं कि ये जो लोको पायलट होते हैं, क्या बीच में कोई आ गया तो किसी की जान बचा सकते हैं? जवाब हाँ में भी है, ना में भी है। कई बार होता है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो भाई सेफ्टी के उसके वजह से वो ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी की सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेन में इतने सारे लोग, हजारों लोग बैठे हैं, उसकी सेफ्टी। तो इसलिए ट्रेन खचाक करके निकल जाती है। कभी जानवर आ गए, ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो हो तो ब्रेक लगा देते हैं, पर कई बार उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जो वॉकी टाकी होता है इनका हमेशा ऑन रहता है, डिले हो रहा है, कोई पशु आ गया, कोई आदमी कट गया, कोई जानवर कट गया, ये सब इनका प्रोटोकॉल होता है, इन्फॉर्म लोको पायलट को करना रहता है। मतलब ये काम होता है आपका, ट्रेन चलाना भी काम रहता है और ये सब इनपुट देना भी काम रहता है। कई बार एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाता है, अगर आपकी गलती की वजह से ट्रेन लेट हुई है तो ये सब एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाता है। आजकल डिजिटल सिस्टम है, सिग्नलिंग कब हुई थी ये सब ऑटो फीडिंग होती रहती है, ट्रेन की स्पीड क्या है, बहुत सारे ट्रेन में स्पीड की भी ऑटो फीडिंग होती रहती है। कई सारे जो पुराने सिस्टम है उसमें नहीं होती है, तो वो सारी चीजें हैं, धीरे धीरे वो चीजें आ जाएंगी, उसकी भी होती रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा सीन है आपका एएलपी से राजधानी चलाने तक। बड़ी ट्रेनें चलाने को मतलब वो हाईएस्ट प्रमोशन है आपका, वो एक्सपीरियंस के साथ और आपके मेडिकल के और एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको दिया जाएगा, और वहां पे सैलरी उसी हिसाब से होती है। मतलब काफी सैलरी होती है, अब 2 लाख कमा लो, 2.5 लाख कमा लो, 3 लाख कमा लो, डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर रन हुआ है। वो क्योंकि वहां पे किलोमीटर ज्यादा मैटर करता है। भाई आपने 1000 किलोमीटर ट्रेन चला दिया तो अब जोड़ लो 1000 किलोमीटर के आपके उसके हिसाब से पर किलोमीटर का कितना बन गया, तो वो सारी चीजें आपका मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपका लाइफ शेड्यूल भी वैसे ही रहता है। छुट्टियां कितनी मिलती हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी कि भाई ये बताओ यार, ये ट्रेन को काहे लेट कर देते हो? पैसेंजर ट्रेन का प्रोटोकॉल उन्होंने बताया कि बड़ा खतरनाक होता है, ट्रेन अगर थोड़ी भी लेट होती है तो पूरा सारा डिपार्टमेंट लग जाता है, भाई ट्रेन लेट क्यों है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी मिल गया, कंट्रोल डिपार्टमेंट भी मिल गया, जो क्रू डिपार्टमेंट है वो भी लग गया, भाई ट्रेन लेट क्यों चल रही है। मैंने कहा भाई इतना एक्टिव है अगर इंडियन रेलवे तो फिर लेट क्यों होता है? तो वो होता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार सिग्नल के इशू होते हैं, कई बार इंजन के इशूज होते हैं, और वो पैसेंजर को पता नहीं चलता है कि इंजन का इशू है या उस सिग्नल का इशू है या फिर कंट्रोल या ट्रैफिक का इशू है। पर एक बार अगर इंजन का इशू हो जाता है तो आराम से आधे घंटे 25 मिनट, अगर इंजन का इशू है, टर्बो शूटिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो 25 मिनट का टाइम रहता है, स्टैंडर्ड टाइम, कि वो चेंज किया जाए इंजन पर। उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि एक प्रेशर होता है नॉर्मल, वो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। कनेक्टिव जो पाइप होती हैं, प्रेशर पाइप होती हैं, कितना प्रेशर हो जाएगा। गुड्स ट्रेन में तो और टाइम लगता है, क्योंकि वो उसमें ट्विन पाइप नहीं होती है, सिंगल पाइप के थ्रू प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ब्रेक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। और
अगर पैसेंजर है तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर मैंने जैसे आपको कहा कि शुरू में तो आपको गुड्स ट्रेन पे ही काम करना पड़ता है, तो एक बार इंजन चेंज करने में आधा घंटा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लग जाता है, कभी कभी घंटों लग जाते हैं। ठीक है, जो आप चैन पुलिंग कर देता है एक आदमी, तो फिर से प्रेशर डाउन हो जाता है, ब्रेक लग जाता है, उस समय ड्राइवर चाहे तो चाके भी नहीं चला सकता है क्योंकि ब्रेक लगा होता है, फिर थर्मल जनरेशन हो जाता है, तो वो भी सब इश्यूज रहते हैं, ये सब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, पीछे गार्ड भी होता है, उसकी भी मतलब इन पूरे क्रू मेंबर की जिम्मेदारी होती है। अगर ट्रेन डिले हुआ तो अगर ऐसा डिले है जो ट्रैक नहीं हुआ है तो वो आपको रिपोर्ट उसका देना पड़ता है, कई बार रिटर्न रिपोर्ट भी मांगा जाता है आपसे। ट्रेन अगर ज़्यादा स्पीड से चला दिया तो भी मांगा जाएगा, ट्रेन कम स्पीड से चलाया तो भी मांगा जाएगा, तो जो ट्रेन की स्पीड है उसी स्पीड से चलाना होता है। पर हाँ, ड्राइवर चाहे तो मतलब इतना स्पीड होती है कि जनरली वही नहीं मेंटेन हो पाती है, तो अगर वो मेंटेन हो गई तो टाइम से ट्रेन पहुंची जाएगी। ट्रेन में डिले का बस सिग्नलिंग, ट्रैफिकिंग और कभी कभी इंजन का इश्यूज, यही सब रीजन होता है जिसकी वजह से ट्रेन डिले होती है। पर गवर्नमेंट, जितने लोगों से मैंने बात किया, सबका यही था कि गवर्नमेंट या फिर जो पूरा रेलवे सिस्टम है वो कभी नहीं चाहता कि ट्रेनें लेट हो, बहुत एक्टिवली वो एक्ट करते हैं। फिर मैंने पूछा भैया ये बताओ कि सिग्नल मिल गया तो उसमें ड्राइवर या लोको पायलट का क्या रोल होता है, कितना जल्दी वो पहुंचा सकता है? तो रोल होता है, आप थोड़ा तेज स्लो चला सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है, पर जब आप वो करते हो तो कभी कभी उस पर भी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम भी नहीं पहुंचना चाहिए। बिफोर टाइम पहुंच गई तो लीव नहीं कर सकते हो, फिर सिग्नल उसी टाइम का रहता है, और स्लो चला दिए तो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक एएलपी, अब ये तो लोको पायलट की बात हुई, जब आप लोको पायलट बनोगे, एएलपी का काम क्या होता है? उसमें तो सिंगल कॉल आउट का काम होता है बेसिकली, और जहां पे गाड़ी जाती है, मतलब जहां पे शिफ्टिंग होती है, मतलब मान लीजिए एक एएलपी गया, दूसरा क्रू आ रहा है, तो एएलपी को चेक करना रहता है, या फिर लोको पायलट ने एएलपी को हैंड ओवर किया तो चेक आउट करना रहता है कि भाई इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, वाटर लेवल क्या है, ऑयल लेवलिंग क्या है, ये सारी चीजें इंजन का जो बेसिक चीजें हैं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो चेक करना एएलपी का काम होता है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब ऑन एन एवरेज डिस्कशन कर लिया है कि एएलपी को क्या करना होता है, एएलपी का प्रमोशन क्या होता है, सैलरी क्या होती है। अब आप तैयारी में जुटोगे पूरे जोर शोर से। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। मे भी अगर कोई चीजें भूल गई हो तो, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि और भी कभी काफी सारी चीजें इसमें होती हैं छोटी छोटी, पर एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है आपके प्रोफाइल का कि बेसिकली आपका काम होता क्या है और किस टाइप का काम होता है और कितना उस काम का आपको पैसे मिलते हैं। हाँ, एक दो चीजें बताना भूल गया, आपको और आपके फैमिली के लिए जनरली एएलपी का जो ग्रेड है वो बढ़ता भी है। शुरू में आपको थर्ड एसी का फ्री मिलता है, आप और आपके डिपेंडेंट, मतलब वाइफ, 2 बच्चे, अगर पिताजी नहीं है तो माँ का डिपेंडेंसी का, वो सब आपको मिलता है फ्री में जाने का। साल भर में 1 और 3 मिलता है 1/3 फेयर के बाद। और मैंने ये भी पूछा कि ये बताओ भाई, दोस्त मित्र का जो टिकट वेटिंग में होता है वो कंफर्म करवा देते हो क्या आप लोग? तो वो जनरली चांसेस उसके कम होते हैं। अगर कोई कंट्रोल सेंटर में है, अगर वहां से ओरिजिनेटेड ट्रेन है, तो अगर वो कहते हैं, वो स्टाफ साथ बैठता है, वो ट्रैफिक वालों का काम होता है, वो कर देते हैं। कई बार कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं। दिवाली की भीड़ है तो स्टाफ का भी नहीं हो पाता है, जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। पर हाँ, इन जनरल अगर वेटिंग चल रही है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है तो हो जाता है। मैंने ये भी पूछा, अधिकारियों में और पॉलिटिशियन में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है टिकट कंफर्म करने में? तो पता चला कि पॉलिटिशियंस को। इन नेताओं को हर जगह अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करनी होती है। एक विधायक, एक एमपी, एक एमएलए, उससे छोटा वाला भी कोई एयर, मेयर, टेयर, कोई पार्षद, वार्षद, इस टाइप के लोग भी फैक्स कर देते हैं। तो प्रेफरेंस बेसिस पे, क्योंकि कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं ना वो भी जो काम कर रहे हैं वहां पे, पहचान, तो उनका प्रेफरेंस बेसिस पे टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। पर एक आदमी जो उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है उसको कम ही प्रेफरेंस मिलती है। और ये बात मैंने ईएससी के थ्रू जो आते हैं वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे भी पूछा था कि आप करवा देते हो? वो भी कह रहे थे यार हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये एमपी एमएलए का आएगा खटाक करेंगे, उसके पीए से आएगा तो भी खटाक करेंगे, पर हमारा नहीं करते हैं। अब इसको चाहे आप जो भी मान लो, खैर ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही समाज है। पर हाँ, आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, उस जिम्मेदारी के लिए आपको ठीक ठाक एक पे आउट भी दिया जाता है।
बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।